हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीएस सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम डेली ही यूपीएसआई स्पेशल क्लास मूल विधि एवं संविधान की मेगा सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा मूल विधि एवं संविधान की बेसिक जानकारी और इंडियन पेनल कोड 1860 मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 1 से लेकर धारा 106 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे धारा 107 से लेकर धारा 160 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज से स्टार्ट हुआ है अध्याय 5, जिसमें दुष्प्रयोग के विषय में बताया गया है, और अध्याय 5 में धारा 107 से लेकर धारा 120 तक का उल्लेख किया गया है। और धारा 107 है वो बताती है किसी बात के दुष्प्रयोग के बारे में, और भारतीय दंड संहिता की धारा 107 है वो निम्न 3 प्रकार के दुष्प्रयोग को के अपराध का वर्णन करती है। जैसे कि नंबर 1 इसका जो है वो उकसाने द्वारा, नंबर 2 साहस सहायता द्वारा, नंबर 3 षड्यंत्र में शामिल होने से। और एम्परर बनाम उमी जो वाद है वो दुष्प्रयोग से ही संबंधित है, इसको कृपया नोट कर लें। एम्परर बनाम उमी, ओके, एम्परर बनाम उमी। नेक्स्ट धारा आती है 108। 108 में दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया है, यानी धारा 108 के अनुसार उस व्यक्ति को दुष्प्रेरक माना जाएगा जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या अपराध के करने के लिए दुष्प्रेरण करता है। वह अपराध माना जाएगा यदि अपराध करने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरक के ज्ञान या आशय के आधार पर करता है। धारा 108 का में इसमें भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रयोग के बारे में बताया गया है। धारा 109 में अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य और उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, और जहां की उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, धारा 109 इसके बारे में बताती है। धारा 110 में दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता हो तो वो धारा 110 के अंदर आएगा। धारा 111 में दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरक किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया हो को बताती है। धारा 112 में दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है ये बताती है। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो को बताती है। धारा 114 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति को दर्शाती है। धारा 115 में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को बताती है। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध ना किया जाए को बताती है। धारा 117 में सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के दुष्प्रेरण को वर्णित करती है। धारा 118 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाने को वर्णन करती है। धारा 119 में किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य था को वर्णित करती है। धारा 120 जो कि अध्याय 5 का के अंतर्गत आती है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र को वर्णन किया गया है। धारा 120 में कारागार से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाया जाता है, तो वो धारा 120 के अंडर में आ जाएगी। धारा 120 का जिसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो वैध नहीं है, अवैध साधनों
द्वारा करने अथवा करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ बात भी हैं, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जो जाना जाता है, इसी से रिलेटेड है। फिर आती है धारा 120 खा, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के दंड को वर्णित किया गया है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है अध्याय 6, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। और अध्याय 6 में धारा 121 से लेकर धारा 130 तक का उल्लेख किया गया है। और धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रयोग करना को बताया गया है, जिसके अंतर्गत अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयास करता है, तो उसका दुष्प्रयोग करना मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना के दंड का भागीदार होगा। धारा 121 का में धारा जो 21 का है, इसमें धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र है उसको वर्णित करती है। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रहित करना को वर्णित किया गया है, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक कारावास का उपबंध किया गया है। धारा 122 के अनुसार भारत के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी के उद्देश्य से सैन्य आयुध या गोला बारूद संग्रहित करने या अन्यथा युद्ध की तैयारी करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 123 में युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाने को वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारत के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को अथवा युद्ध करने की प्रक्रिया के आशय को छुपाने या ऐसे अवैध कार्यों को छुपाने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 124 में किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना संज्ञेय तथा गैर जमानतीय अपराध माना गया है। धारा 124 का में राजद्रोह का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयास करेगा, वह आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जा सकता है। धारा 125 में भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करने के समय दंड का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारत से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करने से युद्ध का प्रयत्न करने अथवा ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरण करने के लिए सजा का विवरण है। यह आजीवन कारावास तक हो सकता है। धारा 126 के तहत भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने से संबंधित है। इसके अनुसार भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। फिर आती है धारा 127, जिसमें धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित है। धारा 128 इसमें लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना से संबंधित है। धारा 129 में लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना वर्णित है। धारा 130 में ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना से वर्णित है। धारा 131 जो कि अध्याय 7 में आती है
और अध्याय 7 में थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। अध्याय 7 में धारा 131 से लेकर धारा 140 तक वर्णन किया गया है। धारा 131 में विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना से संबंधित है। धारा 131 के अनुसार जो कोई भारत सरकार की सेना, थल, नौ या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या किसी ऐसे ऑफिसर को उसकी राज्यनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह कठोर या साधारण कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 132 के अनुसार जो कोई भारत सरकार की सेना, थल, नौ या वायुसेना किसी ऑफिसर या सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए तो वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 133 के अनुसार सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, पर हमले का दुष्प्रेरण करेगा। धारा 134 के अनुसार हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए को वर्णित करती है। धारा 135 के अनुसार सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण किया गया हो। धारा 136 में अभित्याजक को संशय देने से संबंधित है। धारा 137 में मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक से संबंधित है। धारा 138 में सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण से संबंधित है। धारा 138 का में पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होने से संबंधित है। धारा 139 में कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति से संबंधित है। धारा 140 के अनुसार जो कोई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनेगा या टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 141 जो कि अध्याय 8 में आती है और अध्याय 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। अध्याय 8 में धारा 141 से लेकर धारा 160 तक वर्णन किया गया है। धारा 141 के अनुसार इसमें विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव घटित होता है और सामान्य उद्देश्य हो। धारा 142 में विधि विरुद्ध समूह के सदस्य को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो तथ्यों से परिचित होते हुए ऐसे जनसमूह का सदस्य बनता है जो विधि विरुद्ध समूह है, वैसे व्यक्ति को इसका सदस्य माना जाता है। धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 144 के अनुसार वस्तुतः आईपीसी की धारा 143 का ही उग्र रूप है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बल प्रयोग करने के उद्देश्य से हथियार या घातक हथियारों के साथ शांति भंग करने का प्रयत्न करने वाले को 2 वर्ष तक कैद या जुर्माने का प्रावधान है। इसी के अंतर्गत कर्फ्यू भी लगाया जाता है। धारा 145 के अनुसार किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहने से संबंधित है। धारा 146 के अंतर्गत बलवा को परिभाषित किया गया है या कहें तो उपद्रव को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्ति के सदस्यों द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग बलवा के अपराध के तहत दोषी होगा। धारा 147 के तहत बलवा के दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। धारा 148
में घातक आयु से सज्जित होकर उपद्रव करने से संबंधित है। धारा 149 में विधि विरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराधी का दोषी माना जाएगा। धारा 150 में विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देने से संबंधित है। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहने से संबंधित है। धारा 152 लोक सेवक के उपद्रव या दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालने से संबंधित है। धारा 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करने से संबंधित है। धारा 153 का के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान, जाति इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने संबंधी कार्य हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 153 खा के अंतर्गत राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन से संबंधित उपबंध है। धारा आईपीसी धारा 154 में उस भूमि का स्वामी आदिवासी जिस पर गैरकानूनी जनसमूह एकत्रित हो को स्वीकार किया गया है। धारा 155 में व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व होता है को बताया गया है। धारा 156 में उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है को बताया गया है। धारा 157 में विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संशय देने से संबंधित है। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलबे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाने से संबंधित है। धारा 159 के अंतर्गत दंगा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं तो तब कहा जाएगा कि यह दंगा करते हैं। धारा 160 उपद्रव करने के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अंतर्गत दंगा करने वाले के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। तो आज की वीडियो में धारा 160 कंप्लीट होती है और कल के वीडियो में अध्याय 9 जिसमें धारा 161 से आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद। धारा 153 खा के अंतर्गत